अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं सैदा नाज़नीन और आप देख रहे हैं कोड विद नाज़नीन। अगर आप एआई, डेटा साइंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्किल्स सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इस चैनल पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और साथ ही पाइथन और एक्सेल भी। सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बिल्कुल इजी और प्रैक्टिकल तरीके से। यहाँ आप सिर्फ थ्योरी नहीं सीखेंगे बल्कि हर टॉपिक के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी करेंगे। मेरा गोल है कि आप सिर्फ सीखे नहीं बल्कि स्किल्स डेवलप करें जो आपको फ्यूचर में जॉब या फ्रीलांसिंग में हेल्प करें। चाहे आप बिगिनर हो, स्टूडेंट हो या अपने स्किल्स अपग्रेड करना चाहते हो, ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। मैं हर कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप इजीली समझ सकें बिना कंफ्यूजन के। तो अगर आप सच में एआई और डेटा साइंस सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मेरे साथ अपनी लर्निंग जर्नी स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं डेमो देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज होते हैं अबाउट डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट एंड जो हमारे एआई हैं, इसमें बहुत सारा कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक डेमो देना चाहती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जो भी डेमो में मैं आपको समझाऊंगी, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी कोर्सेज, तो मैं ये सारे इस वीडियो में अपलोड करूंगी। यानी इस चैनल में मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस की। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ डेटा एनालिसिस। ओके, देखिए डेटा एनालिसिस ऐसे पीपल्स को कहते हैं जो डेटा को, यानी जो डेटा को एक विजुअलाइजेशन में शो करके दें। सपोज मान लीजिए एक डीमार्ट जो जो शॉपिंग मॉल है, ये डीमार्ट कहाँ कहाँ तक है, कौन से बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गए। सपोज मान लीजिए ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 एंड ब्रांच 4, 4 ब्रांचेस है डीमार्ट के। ब्रांच ब्रांच 1 जो है कर्नाटका में है, ब्रांच 2 तमिलनाडु में है, ब्रांच 3 आंध्र प्रदेश में है एंड जो हमारा ब्रांच 4 है वो मान लीजिए गोवा में है। ओके, तो ये डीमार्ट वाले क्या करेंगे, जो इसका बॉस होता है डीमार्ट का, तो ये क्या करेंगे कि चेक करना चाहते हैं कि हर एक ब्रांच में जो कस्टमर्स होते हैं उनका, अगर उन्होंने डेटा चेक करना चाहते हैं तो ये पूरा डेटा किस में रहता है, हमें पूरा डेटा हमारा एक्सेल में रहता है, राइट। तो ये पूरा एक्सेल डेटा जो है ये डेटा एनालिसिस को दिया जाएगा, ये डेटा एनालिस्ट को दिया जाएगा। डेटा एनालिस्ट क्या करेंगे, ये पूरे डेटा को अच्छे से रीड करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसको एक विजुअल में कन्वर्ट कर देंगे, विजुअल्स में, विजुअल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये काम होता है डेटा एनालिसिस का रोल। तो ये रोल होता है डेटा एनालिस्ट का। ओके, अब हम बात करते हैं डेटा साइंस। ओके, देखिए डेटा साइंस सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या रोल्स यानी क्या क्या मॉड्यूल सीखने हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको मॉड्यूल समझा देती हूँ, क्या क्या मॉड्यूल्स हमको सीखने पड़ेंगे कि आप एज ए डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल आपको एक्सेल बेसिक्स एंड एडवांस भी आना चाहिए। नेक्स्ट आप सीखेंगे टैबल्यू और इसके बाद आप सीखेंगे पावर बीआई और साथ ही साथ आप सीखेंगे एसक्यूएल और जो डेटाबेस कनेक्शंस और पाइथन। पाइथन के अंदर आप सीखेंगे पाइथन बेसिक्स, पाइथन इंटरमीडिएट, पाइथन एडवांस
और पाइथन लाइब्रेरीज। ओके। और साथ आप सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स। ओके। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हम डेटा एनालिसिस बनने के लिए, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें ये पाइथन क्यों जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हम डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें ये पाइथन क्यों जरूरी है। तो देखिए, मैंने अभी आपको क्या कहा, जो भी डेटा होगा पहले आपको डेटा दिया जाएगा, और डेटा किस में रहेगा, एक्सेल में रहेगा, राइट। डेटा आपका एक्सेल एक्सेल में रहेगा। मान लीजिए ये आपका डेटा है। ओके, मान लीजिए ये आपका डेटा है। इसमें एक एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय सैलरी। सपोज मान लीजिए एम्प्लॉय नेम होगा यहाँ पर जॉन, पीटर, अहमद। सपोज रहेगा उनकी एज, मान लीजिए 32, 31, 42 रहेगी। और इनकी सैलरी 20,000, 40,000 रहेगी। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पर, क्या ये डेटा जो है क्लीन डेटा है। ये डेटा क्लीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एम्प्टी नजर आ रहा है। जो भी आपको एम्प्टी वैल्यूज दिखेंगे तो इसको हम कहेंगे अनक्लीन डेटा। तो ऐसे डेटा को हम पाइथन की हेल्प से क्लीन करते हैं। तो इसीलिए हमको एज ए डेटा एनालिस्ट हमें पाइथन भी सीखना पड़ता है अलोंग विद स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं डेटा साइंटिस्ट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा साइंटिस्ट की। डेटा साइंटिस्ट किसको कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा साइंटिस्ट विथ जेन ए आई। जेन ए आई मतलब जनरेटिव ए आई। देखिए, इसमें हमें क्या करना पड़ता है। सपोज मान लीजिए आप क्या करेंगे, डेटा होगा, डेटा किस में होगा आपका एक्सेल में। तो हमने डेटा एनालिसिस में क्या किया था, एक्सेल को डेटा को लेकर हमने इसको विजुअलाइज किया था। इसको विजुअलाइज किया था, विजुअलाइज रिपोर्ट्स हमने बनाए थे। ये था हमारा डेटा एनालिसिस। बट हम मशीन लर्निंग में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए मैम। बट हम मशीन लर्निंग में डेटा को लेंगे, और डेटा हमारा किस में रहेगा, एक्सेल में ही रहेगा। बट इसमें हम प्रेडिक्शंस करेंगे। इसमें हम प्रेडिक्शंस करेंगे। प्रेडिक्शंस को करने के लिए हम यहाँ पर मशीन लर्निंग सीखेंगे, राइट। ओके, तो देखिए ये डेटा एनालिसिस, ये जो होता है हमारा डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। ये क्या करते हैं, मॉडल को फ्यूचर प्रेडिक्शन में यूज होता है, और यहाँ पर हम मशीन लर्निंग को यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम कौन से मॉड्यूल्स को सीखना पड़ेगा अगर हमें एज ए डेटा साइंटिस्ट बनना है। तो फर्स्ट आपको सीखना होगा पाइथन, पाइथन बेसिक्स, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। उसके बाद पाइथन प्रोडक्शन लेवल आपको सीखना पड़ेगा, पाइथन प्रोडक्शन लेवल। और साथ ही साथ आपको पाइथन लाइब्रेरीज जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब,
एक्सेट्रा, ये सारे लाइब्रेरीज आपको सीखने पड़ेंगे। और आपको सीखना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स, और इसके बाद आप सीखेंगे मशीन लर्निंग, इसके बाद आप सीखेंगे डीप लर्निंग, एनएलपी, जनरेटिव एआई। तो ये सारे मॉड्यूल्स हमारे डेटा एज ए डेटा साइंटिस्ट के लिए आते हैं। अगर आपने ये सारे मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर लिए, देन यू कैन बी अ डेटा साइंटिस्ट। ओके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं। सबसे पहले हम डेटा साइंटिस्ट को समझने के लिए हमें तीन चीजें पता होना चाहिए कि डेटा कितने फॉर्म में होता है। तो ये जो डेटा है एक्चुअली हमारे थ्री फॉर्म में होता है। डेटा जो है थ्री फॉर्म में होता है। एक है स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और एक है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। अगर हम स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो हम इसमें यूज करेंगे एक्सेल, और इसके एक्सेल को यूज करके हम विजुअलाइज रिपोर्ट काढ़ेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है, इसमें हम यूज करेंगे इमेजेस एंड वीडियोस, और इसमें प्रेडिक्शंस होंगे। इमेजेस एंड वीडियोस को प्रेडिक्ट करेंगे। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर आता है टेक्स्ट एंड स्पीच। तो यहां पर हम टेक्स्ट एंड स्पीच को प्रेडिक्ट सॉरी जनरेट करेंगे। ओके। तो ये है हमारा थ्री टाइप्स ऑफ डेटा। ओके। जैसे कि अगर आपने स्ट्रक्चर डेटा, एक्सेल और विजुअलाइजेशन रिपोर्ट सीख लिए तो आप बनेंगे डेटा एनालिस्ट। और आपने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा आपने इसको कंप्लीट किया तो आप बनेंगे डेटा साइंस। ओके। सो फॉर दैट आपको यहाँ पर देखिए, जब आप स्ट्रक्चर डेटा एक्सेल में विजुअलाइजेशन रिपोर्ट निकालते हैं तो उसे डेटा एनालिस्ट बोलते हैं। अगर आपने मशीन लर्निंग का यूज करके प्रेडिक्शंस करते हैं तो हम इसको डेटा साइंस बोलते हैं। ओके। उसी तरीके से इमेज एंड वीडियोस के लिए आप सीखेंगे डीप लर्निंग और ओपन सीवी एंड कंप्यूटर विजन। ये सारे इमेजेस एंड वीडियोस प्रेडिक्ट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा डीप लर्निंग, ओपन सीवी एंड कंप्यूटर विजन टू प्रेडिक्ट इमेजेस एंड वीडियोस। टेक्स्ट एंड स्पीच के लिए हम सीखेंगे एनएलपी। एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके। टू प्रेडिक्ट टू जनरेट टेक्स्ट एंड स्पीच। तो ये है हमारा पूरा डेटा जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा के लिए अगर आपने एक्सेल शीट को विजुअलाइजेशन रिपोर्ट में कन्वर्ट किया तो डेटा एनालिसिस्ट होता। अगर आपने मशीन लर्निंग को यूज किया तो आप प्रेडिक्शन करेंगे तो डेटा साइंटिस्ट। अगर आप इमेजेस एंड वीडियोस को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो आपको डीप लर्निंग, ओपन सीवी, कंप्यूटर विजन सीखना पड़ेगा। अगर आप टेक्स्ट और स्पीच को जनरेट करना चाहते हैं देन यू हैव टू लर्न एनएलपी, जिसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। ओके। तो ये है हमारा डेटा साइंस का मॉड्यूल। अगर आप डेटा साइंस एज ए डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारे मॉड्यूल्स आपको सीखने पड़ेंगे। ओके। नेक्स्ट बात आती है जनरेटिव एआई। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई जिससे हम जनरेटिव एआई जिससे हम टेक्स्ट और स्पीच को जनरेट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो चैट जीपीटी और गूगल बार्ड पूरे हमारे जनरेटिव एआई हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा डेटा एनालिसिस का, डेटा साइंटिस्ट का और जनरेटिव एआई प्रॉम्प्ट का। ओके। देखिए, अगर डेटा एनालिसिस में आपने एक्सेल सीखा
इससे विजुअलाइजेशन आपने किया, विजुअलाइज रिपोर्ट आपने निकाले, तो आप बनेंगे डेटा एनालिस्ट। ओके। डेटा साइंस मतलब आप एक्सेल डेटा से मशीन लर्निंग का यूज करके प्रेडिक्शंस किए, तो आप बनेंगे डेटा साइंटिस्ट। लेकिन आपको कंप्लीट ये आई सीखना है, ना तो आप डेटा एनालिसिस्ट बनना चाहते हैं ना ही डेटा साइंस। आप कंप्लीट ये आई सीखना चाहते हैं, देन यू हैव टू लर्न डीप लर्निंग, ओपन सीवी और कंप्यूटर विजन। इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इमेजेस एंड वीडियोस, ये डेटा लेंगे, ये पूरे यूज कर कर हम प्रेडिक्ट करेंगे किसको, इमेजेस एंड वीडियोस। द सेम टाइम टेक्स्ट और स्पीच के लिए हमें सीखना पड़ेगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें हम टेक्स्ट एंड स्पीच को जनरेट करेंगे। ओके, टेक्स्ट एंड स्पीच को प्रेडिक्ट करेंगे। उसी तरीके से लास्ट में आता है जेन ए आई प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी हम सीखेंगे, जिससे हम टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपने ए सीखा तो आप बनेंगे डेटा एनालिस्ट, अगर आपने ये सीखा तो आप बनेंगे डेटा साइंटिस्ट, अगर आपने इस कंप्लीट कोर्स को कर दिए देन आप बनेंगे ये आई इंजीनियर। ओके। तो इंशाल्लाह मैं ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी है डेटा एनालिस्ट के, डेटा साइंस के और पूरी ये आई के, जिसके अंदर हम डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ओपन सीवी, कंप्यूटर विजन, जनरेटिव ए आई प्रॉम्प्ट्स, हर चीज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन। बट हमें पता होना चाहिए कि पाइथन क्या है एक्चुअली। ओके, पाइथन को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। पाइथन को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ओके, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। ओके, पाइथन इज जस्ट नथिंग बट इट इज़ a प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ वी हैव टू नो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। A programming language is a way to communicate with computers। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिससे हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएँ, उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं इसको आपको एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं और ये दोनों स्टूडेंट जो है एक स्कूल में एडमिशन के लिए आए हैं। ये 2 स्टूडेंट्स एक स्कूल में एडमिशन के लिए आए हैं और ये दोनों स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक क्लासरूम में रहेंगे। अगर मान लीजिए ये जो स्टूडेंट है, मान लीजिए स्टूडेंट ई है एंड दिस वन इज स्टूडेंट ए। स्टूडेंट ए को इंग्लिश लैंग्वेज आती है और स्टूडेंट बी को तेलुगु लैंग्वेज आती है। और यहाँ पर कंडीशन ये है, जो हमारा स्टूडेंट बी है इसको इंग्लिश नहीं आती और हमारा स्टूडेंट ए को तेलुगु नहीं आती। क्या ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये जो हमारा स्टूडेंट है इसको सिर्फ इंग्लिश आती है और इसको तेलुगु नहीं आती, और स्टूडेंट बी को तेलुगु आती है और इंग्लिश नहीं आती। तो ये क्या करेंगे, इन दैट केस हम एक मिडिल मैन, जिसे हम मीडिएटर कहते हैं, तो एक मीडिएटर को हायर करेंगे जिसे तेलुगु और इंग्लिश दोनों भी आती हो। अब क्या करेंगे, जो स्टूडेंट ये जो भी इंग्लिश में बोलता है उसको ट्रांसलेट करके ये स्टूडेंट बी तक पहुंचा देगा, और जो स्टूडेंट बी तेलुगु में कहता है वो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश तक उसको पहुंचा देगा। राइट। तो ये हो गई हमारी पर्सन टू पर्सन, अगर एक ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। अगर क्या होगा, एक पर्सन अगर मशीन से बात करना हो, क्योंकि एक पर्सन को आती है सपोज मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज, बट यहाँ पर जो मशीन है इसको आती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मीन्स बाइनरी लैंग्वेज जो ज़ीरोस एंड वन को समझती है। अब कैसे करेंगे, अब हमें क्या करना है, ये इंसान को जो है इंग्लिश लैंग्वेज आती है और ये मशीन को मशीन लैंग्वेज आती है। तो अगेन हम यहाँ पर एक मीडिएटर को हायर करेंगे जिसे हम कहेंगे IDLE। IDLE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट।
ये आइडियली को इंग्लिश भी आता है और मशीन लैंग्वेज दोनों भी आते हैं। जो भी एक पर्सन जो इंग्लिश में लिखता है वो इसको क्या करेगा, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक सेंड कर देगा, और जो कंप्यूटर जो भी मशीन लैंग्वेज में देता है वो उसको ट्रांसलेट करके ह्यूमन बीइंग तक इसका रिस्पॉन्स सेंड कर देगा। तो ये काम होता है आइडियली का। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझता है। ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझता है। ये यहाँ तक समझ में आया? तो अब देखिए हमने क्या कहा कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्या सिर्फ एक पाइथन ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अलावा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है? नहीं, इससे बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, आर, पाइथन, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, अब एक ह्यूमन को कितनी लैंग्वेजेस आ सकते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस आ सकते हैं। सपोज इसको इंग्लिश आ सकता है, तेलुगु आ सकता है, उर्दू आ सकता है, हिंदी आ सकता है, मराठी, ये सब एक इंसान को आने के चांसेस हैं। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, पर इन लैंग्वेजेस में से हम कौन सा सीख रहे हैं हम? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम क्यों पाइथन को ही चूज़ किए, ये मैं आगे के क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से कुछ काम करा सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ओके, और वहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज होंगे और हम जो सीख रहे हैं वो है पाइथन। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीख लिए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम क्या-क्या बना पाएँगे? तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो देखिए, अगर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लिया तो सबसे पहले हम वेब एप्लीकेशंस बना पाएँगे। वेब एप्लीकेशंस मतलब जितने भी एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न हो गया, ये सब आप जो वेब पे आप यूज़ करते हैं, वैसे एप्लीकेशंस को हम वेब एप्लीकेशंस कहते हैं। और आता है नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशंस, ऐसे एप्लीकेशंस जो हम मोबाइल डेस्कटॉप पे रन करते हैं, तो ऐसे एप्लीकेशंस को हम कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिए आप, तो आप वेब एप्लीकेशंस भी बना पाएँगे, मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना पाएँगे और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बनाएँगे। देखिए, जब भी आप कोई न्यू कंप्यूटर खरीदते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस आप डेस्कटॉप पे पाए जाते हैं, ये सारे एप्लीकेशंस को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं। अगर हम इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल की बात करें, एमएस पेंट जो है, इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। मोबाइल का कैलकुलेटर बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। तो यहाँ पर हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने सीख लिए तो इतने मल्टीपल एप्लीकेशंस हम बना पाएँगे। और जो लास्ट में आता है एम्बेडेड एप्लीकेशन। देखिए, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड एप्लीकेशन के अंदर हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल स्वाइपिंग मशीन। आपने शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा, जो भी स्वाइपिंग मशीन्स आते हैं, ये पूरे एम्बेडेड एप्लीकेशंस के ही होते हैं। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लिया, तो आप इतने बेनिफिट होंगे कि आप वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एंड एम्बेडेड एप्लीकेशन बना पाएँगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले क्या कोई और लैंग्वेजेस थे? क्योंकि जब भी आप अपने इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट करके कि अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी आप अपना इंटरमीडिएट ख़त्म करके सपोज़ मान लीजिए अब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाते हैं या कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो सबसे पहले आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज शुरू किया जाएगा। क्या ये जो हिस्ट्री अगर हम देखेंगे, तो क्या पहले सी प्लस प्लस ही आया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्या उससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? चलिए अब हम इसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, फर्स्ट द हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, जैसे ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी16 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फोर्ट्रान, ये पूरे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी से पहले भी थे। लेकिन देखिए, जब हम इस तरीके से गेम्स आते थे जो पैटर्न्स में रहते थे, तो ये सारे, इवन जो पेपाल है, ये पूरे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके ही बनाया गया था। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज था, जो भी हमने अभी यहाँ डिस्कस किए थे।
जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, एम्बेडेड एप्लीकेशंस, ये सारे एप्लीकेशंस जो है हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से नहीं बना पा रहे थे। तो इन द ईयर 1972 में डेनिस रिचे जो जो इन्होंने क्या किया, द बर्थ ऑफ सी यानी एक सी को इंट्रोड्यूस किया, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्होंने रिलीज़ किया। इस लैंग्वेज के अंदर हम सारे वेब एप्लीकेशंस बना पा रहे थे। वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, एम्बेडेड एप्लीकेशंस, ये सारे हम बना पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हर एक लैंग्वेज के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसी तरीके से ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस। चलिए अब देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट अगर हम देखें एडवांटेजेस की, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सिक्योरिटी लेवल था एकदम हाई लेवल पे था, इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी और इसको फाउंडेशनल लैंग्वेज माना जाता था, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज वी कैन डेवलप अदर लैंग्वेजेस टू। हम सी लैंग्वेज की हेल्प से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बना पा रहे थे, इसलिए हम इसको फाउंडेशनल लैंग्वेज कह रहे थे। और हार्डवेयर ड्राइवर्स, विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने हार्डवेयर ड्राइवर्स को भी बना लिया। ओके, तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अगर आप डिसएडवांटेजेस की बात करें, ये बहुत डिफ़िकल्ट था पढ़ने के, इसको सीखने के लिए। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होती थी और इसके अंदर कोई भी फ्रेमवर्क्स नहीं थे और ये रीयूजेबिलिटी भी नहीं था। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं आने वाली क्लासेस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। रीयूजेबिलिटी भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको इस कोड को, सपोज़ मान लीजिए कोड आपने लिखा और इस कोड को अगर आप दूसरे प्रोग्राम में इसको यूज़ करना चाहते, तो ये रीयूजेबिलिटी नहीं होता था इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, उसके बाद दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ जिसे हम सी प्लस प्लस कहते हैं। तो ये एडवांस है, एडवांस वर्जन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसको जर्नेस स्ट्रॉस्ट्रप ने इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1978। 1978 में जर्नेस स्ट्रॉस्ट्रप ने इसको इंट्रोड्यूस किया और इसको सी प्लस प्लस को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता था। इसके अंदर भी, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो चलिए देख लेते हैं। और एडवांटेजेस की बात करें तो ये वर्सेटाइल एप्लीकेशंस था और इसके अंदर बहुत हाई सिक्योरिटी थी। जितनी भी डिसएडवांटेजेस हमने सी प्रोग्रामिंग में देखा था, ये पूरा उन्हें ओवरकम करके सी प्लस प्लस को एडवांस वर्जन में करके उसके अंदर हाई सिक्योरिटी आ गई, उसके अंदर वर्सेटाइल एप्लीकेशंस प्रोवाइड हो गए और यहाँ पर हमने 100% रीयूजेबिलिटी भी इसको यूज़ करने लगे। और यहीं से, जैसे कि मैंने वहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में आपको हार्डवेयर जो ड्राइवर्स हैं उसको या बना पा रहे थे और सीपीयू में जीपीयूज़ का डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। जीपीयू मतलब होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर भी सी प्लस प्लस में भी कुछ डिसएडवांटेजेस नज़र आए, जैसे कि उसको सीखना बहुत डिफ़िकल्ट था और इसके अंदर फ्रेमवर्क्स नहीं थे। फ्रेमवर्क्स मतलब अगर आप उसको जेंगो इस तरीके से कुछ वेबसाइट्स हैं, सॉरी कुछ लैंग्वेजेस हैं, आप उसका यूज़ करके फ्रेमवर्क्स बना पा रहे थे, लेकिन सी प्लस प्लस में वो मौजूद नहीं थे। तो फिर अगला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया है, वो है पाइथन। देखिए पाइथन को गीडो वैन रोसोम ने इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1991। मैं 1991 इस ईयर की बात कर रही हूँ। तब ये बहुत वर्स्ट लैंग्वेज था कंपेयरिंग टू सी, सी प्लस प्लस। तो इसको कोई भी ज़्यादातर इसके अंदर कुछ भी ये बहुत लो इसकी सिक्योरिटी नहीं थी, बहुत वर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था इन द ईयर 1991। तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये बहुत इजी था। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो इसको समझना बहुत इजी था और ये से हम वाइड एप्लीकेशंस बना पा रहे थे। लेकिन जब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये बहुत, इसकी सिक्योरिटी लेवल बहुत लो थी और इसके अंदर कोई भी फ्रेमवर्क्स नहीं थे और ये सीपीयू कंजम्पशन जो है ज़्यादा 99% सीपीयू कंजम्पशन था, 100% सीपीयू कंजम्पशन नहीं था। तो ये मेन डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं हमारे पाइथन के। फिर दूसरा एक
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ जो है जावा। तो जावा को जेम्स गॉसलिंग ने इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1993। इसके अंदर ये बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता था क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी हाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स ये सारे मौजूद थे और 99% हर इंडस्ट्री में जावा को यूज़ करने लगे। बहुत सारे कंपनीज में जावा को यूज़ करने लगे और ये बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस माना जाता था। तो इसके भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे। वो बहुत हाई सिक्योर था, वर्सेटाइल डेवलपमेंट था, 100% सीपीयू कंजम्पशन, रिच इकोसिस्टम, बैंकिंग एप्लीकेशन ये पूरे इसमें आते थे। इसलिए जावा जो है फेमस लैंग्वेज था, हर इंडस्ट्री में इसको यूज़ करने लगे। तो अकॉर्डिंग टू एडवांटेजेस के हिसाब से हमारे डिसएडवांटेजेस भी थे सेम। इसको सीखना बहुत टफ था, इस प्रोग्रामिंग को सीखना बहुत टफ था। ओके। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1991 से लेकर 2008 इसका टाइम इन इन ड्यूरेशन के बीच, क्योंकि 1991 में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट? तो यूडो वन रसम ने क्या किया, इस टाइम का ड्यूरेशन लेकर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में CNN जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया। ओके। तो अब तक ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, बट जो गीडो वन रसम है ना, जो इस ईयर का ड्यूरेशन लेकर इन्होंने अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में CNN यानी AI को इंट्रोड्यूस किया। तो अब अगर हम बात करें आपकी जनरेशन 2026 की बात करें, अगर फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई है तो वो है हमारा पाइथन। पाइथन के अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए एडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर हाई सिक्योरिटी थी और इसके अंदर हम सारे मल्टी एप्लीकेशंस बना पा रहे थे और इसके अंदर फ्रेमवर्क्स भी थे और मेन जो बात है इसके अंदर जो है ये आई इंट्रोड्यूस हुआ था। और डिसएडवांटेजेस तो भी इसके अंदर कुछ भी नहीं था, बस 99.99% सीपीयू कंजम्पशन था। बस एक ही डिसएडवांटेजेस है इसका, अगर इसके अंदर हमें थ्रेड्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये जो डिसएडवांटेज है वो भी इसका ओवरकम हो जाएगा। तो इतना अ, ये टाइम का ड्यूरेशन लेकर गीडो वन रोसम ने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये आई को इंट्रोड्यूस करके अब जो फ़िलहाल जो फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है पाइथन। इसीलिए हम पाइथन को सीखेंगे। अगर हम बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वो पाइथन है, क्योंकि वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है और सारे एडवांटेजेस इसमें आ जाते हैं, इसलिए हम पाइथन सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पाइथन इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर अगर टू पर्सन्स के बीच एक हम मीडिएटर को यूज़ करते हैं जिसको दोनों लैंग्वेज आते हैं, तो हम एक इंसान और एक मशीन के बीच भी एक मीडिएटर को यूज़ करते हैं जिसे हम आइडियली कहते हैं। आइडियली का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। ओके। तो आइडियलीज बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारा पाइचार्म हो गया, पाइचार्म, VS कोड एडिटर और गूगल कोलैब, जुपिटर नोटबुक एक्सेट्रा। तो बहुत सारे हमारे पास आइडियलीज हैं पाइथन के, बट हम यहाँ पर गूगल कोलैब को यूज़ करेंगे। गूगल कोलैब सेम जुपिटर नोटबुक की तरह ही है, बट ये जुपिटर नोटबुक को आपको यूज़ करने के लिए इसको ऑफलाइन यूज़ करना पड़ेगा, इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि हम सीख रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, स्टूडेंट्स के CPUs में GPUs भी नहीं रहते।
ओके, तो ये गूगल कोलैब क्या करता है, आपको एक फ्रीली जीपीयू प्रोवाइड करता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे आप उस पे टेस्ट कर सकते हैं, यानी उस पे वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए हम लर्निंग के लिए एज़ ए आइडियली गूगल कोलैब को यूज़ करेंगे, ओके? और जितने भी रिमेनिंग जैसे कि प्रोजेक्ट्स करना हो, तब हम उसको पाइचार्म में करेंगे। अगर कोई हमारे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो हम पाइचार्म में करेंगे, और जो हमारा गूगल कोलैब है, इसके अंदर हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे, ओके? तो आपको समझ में आ गया है ना? जैसे कि एक पर्सन सपोज़ इसको इंग्लिश आता है और हमारा कंप्यूटर जो है मशीन लर्निंग समझता है, सॉरी मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो ये आइडियली क्या करेगा, एक मीडिएटर की जैसा काम करता है जो हमारा गूगल कोलैब है। जो भी यूज़र, जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा उस वो इंग्लिश में होंगे। उस इंग्लिश को वो मशीन लर्निंग में एज ए बाइनरी ज़ीरोस एंड वंस में कन्वर्ट कर देगा, और जो भी रिस्पॉन्स हमारा मशीन देगा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके ये एज ए यूज़र तक पहुंचा देगा। कौन? हमारा आइडियली। और हम आइडियली को गूगल कोलैब यूज़ कर रहे हैं, ओके? कि गूगल कोलैब कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे गूगल कोलैब हम चेक करेंगे, कैसे हम इसको देखेंगे। तो चलिए मैं इसको समझा देती हूँ। लिए आपको वेब ब्राउज़र में आना है, और यहाँ से आपको यहाँ पर दिख रहा है ना एक गूगल ऐप्स वाला, आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ड्राइव आपको मिलेगा, तो आप ड्राइव पे क्लिक करें। तो देखिए जैसे ही आपको यहाँ पर न्यू ऑप्शन दिख रहा है, जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोर दिख रहा है, मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे गूगल कोलैबोरेटर दिख रहा है, बट आपको ये नहीं दिखेगा क्योंकि आपने इसको अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया होगा। तो आप यहाँ पर कनेक्ट मोर ऐप्स पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट मोर ऐप्स पे क्लिक करने पर आपको एक विंडो पॉपअप होगा, आपको यहाँ पर सर्च करना है कोलैबोरेटरी, ओके? जैसे ही आप यहाँ पर कोलैबोरेटरी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर मुझे इंस्टॉल दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो आपको इस तरीके से इंस्टॉल बटन वहाँ पर शो होगा, तो आप सिंपली इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करें और इस गूगल कोलैबोरेटरी को अपने ड्राइव में इंस्टॉल कर लें। जब भी आप इंस्टॉल कर लेंगे तब आप न्यू पे क्लिक करके मोर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर गूगल कोलैबोरेटरी ऑप्शन नज़र आएगा। आप इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो पॉपअप होगा। तो ये है आपका कंप्लीट गूगल कोलैब, जो आपका फ्री आइडियली है, जो आपको गूगल प्रोवाइड करती है। तो ये है इसका पूरा कंप्लीट इंटरफेस। तो देखिए आप यहाँ से जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ना कनेक्ट, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, तो यहाँ पर गूगल के पास बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। तो वो सर्वर्स पे किसी भी एक सर्वर को जाके कनेक्ट कर देगा। उस सर्वर्स में बहुत सारे सीपीयूज़ होते हैं। उस सीपीयूज़ में जीपीयूज़ भी आपको अवेलेबल मिल जाएँगे। देखिए, ये कनेक्ट हो चुका है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आपको रैम जो है 12 जीबी रैम है, और जो आपको हार्ड डिस्क मिल रही है 107 अराउंड 108 जीबी आपको वो हार्ड डिस्क फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके? तो रैम देखिए 12 या अराउंड 13 जीबी रैम आपको ये फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको गूगल कोलैब यानी ये जुपिटर नोटबुक को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है तो बहुत सारे हार्ड डिस्क जो है अपनी स्पेस ले लेगा, डिस्क स्पेस उसमें ज़्यादा ले लेगा। तो इसलिए बेस्ट फॉर लर्निंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप सभी स्टूडेंट्स जो है गूगल कोलैब को यूज़ करें। अगर आप इसका थोड़ा इंटरफेस देख लेते हैं तो देखिए इसे हम सेल कहते हैं। सेल के अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर एक कोड होगा या तो टेक्स्ट होगा। यहाँ पर ये इस सेल में हम या तो कोड लिख सकते हैं या तो टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यही इस सेल में 2 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कोड वाला ऑप्शन, एक टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। या तो इसको इस सेल में आप कोड लिखेंगे या टेक्स्ट लिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी लिखेंगे तो ये आपको एरर शो करेगा। ठीक है? तो देखिए कोड या टेक्स्ट। टेक्स्ट यानी अगर आप कोई कोड लिख रहे हैं, कोड के अंदर आपको कोई गाइडलाइंस लिखना हो या कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने हो या कुछ कमेंट्स लिखने हो। सपोज़ आपने लिखा प्रिंट गुड मॉर्निंग। इसके बारे में कोई स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे टेक्स्ट। ठीक? चलिए मैं इसको आपको डिटेल से समझाती हूँ। सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ।
तो यहाँ पर टेक्स्ट का ओपन हो जाएगा जिसके अंदर टेक्स्ट अवेलेबल है, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। तो सपोज़ मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूँगी पाइथन क्लास 1, पाइथन 1। तो देखिए यहाँ पर इसका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसका प्रीव्यू इस तरीके से आया है, बट अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि HTML के अंदर आपको 6 टाइप्स की हेडिंग्स मिलते हैं, जैसे H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, जिसे हम इंडिकेट करेंगे हैश से, डबल हैश। तो हम ये जो हेडिंग का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ये कहाँ से लिए हैं, HTML से। ओके, तो इस तरीके से अप टू आपको 6 हेडिंग्स आएंगे। तो हम यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बहुत ईजिली से आप क्या करेंगे, अगर सपोज़ आपने यहाँ पर ये रख दिया तो देखिए हेडिंग चेंज हो गया, राइट। चलो मैं इसी को कॉपी करती हूँ और इसको नीचे पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल ई। फिर मैं क्या करूँगी और एक हैशटैग ऐड कर दूँगी, इससे आपको प्रीव्यू देखिए पता चल रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है 6 अप टू 6 हेडिंग्स तक आप लगा सकते हैं। जैसे अगर आपने HTML पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। H1, H2, H3 अप टू 6 हेडिंग्स तक हम HTML में यूज़ करते हैं, राइट। देखिए अगर आपने 6 हेडिंग से ज़्यादा लिखा, अगर आपने यहाँ पर 6 हेडिंग से ज़्यादा लिखा, तो ये आपको एज ए हेडिंग कंसाइडर ही नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ 6 हेडिंग्स तक ही ये कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। तो आप इस तरीके से हेडिंग्स भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप अपने कोड में टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और कोड भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर आप ये इस थीम को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप टूल्स में जाइए, सेटिंग्स पे आइए। सेटिंग्स पे देखिए यहाँ पर आपको थीम मिल जाएगा। अगर आप डार्क रखना चाहते हैं डार्क क्लिक सेव करें, तो ये पूरा डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मुझे वाइट ही पसंद है तो मैं लाइट कलर ही रखूँगी, क्योंकि मुझे लाइट कलर ही अच्छा लगता है। ओके, तो आप इस तरीके से इसका थीम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोड एंड टेक्स्ट भी मिल जाएगा। अगर आप जो भी कोड लिखेंगे रन ऑल पे क्लिक करेंगे तो सभी एक साथ यहाँ पर रन हो जाए। आप यहाँ से फाइल में जाकर आपको यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डाउनलोड के। और यहाँ पर आपको IPYNB, ये क्या है IPN, ये जो है इसका फुल कोलैब का एक्सटेंशन है। जैसे कि आप देखे होंगे वर्ड का एक्सटेंशन, वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, .doc होता है, राइट। उसी तरीके से एक्सेल का एक्सटेंशन होता है .xls। उसी तरीके से पावर पॉइंट का होता है .ppt, राइट। इसी तरीके से हमारा जो गूगल कोलैब हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक्सटेंशन होता है .IPYNB, इंटीग्रेटेड पाइथन बुक। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड पाइथन नोटबुक। तो ये पूरा ओवरव्यू है हमारे गूगल कोलैब का। तो इसी के अंदर हम कोडिंग करेंगे। और देखिए यहाँ पर अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको एरोस दिखाई देते, जैसे आप इस पर शिफ्ट करेंगे ये अप हो जाएगा, जैसे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो ये सेल अप एंड डाउन भी हो सकते हैं। और सिंपली आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और एक बात, जब आपने इसको पहली बार ओपन किया होगा तो आपको यहाँ पर टूल्स पे सेटिंग्स में AI असिस्टेंस, टूल्स, सेटिंग्स,
एआई असिस्टेंट्स आपको ये 2 अनचेक रहेंगे। कंसंट्रेट टू यूज़ जनरेटिव एआई फीचर आपको ये नज़र आ रहा होगा। आपको इस तरीके से ऑन नहीं रखना है, अगर आप ये ऑन रखेंगे तो आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाएँगे, क्योंकि ये एआई का यूज़ है। जैसे ही आप इस पे जनरेट पे लिखेंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। आप जो क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ से ईज़िली लिख सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम कैलकुलेट, अगर आपने इस तरीके से लिखा, इसको सेंड किए, तो यहाँ पर ये पूरा कोड लिख के आपको दे देगा। तो ये अगर आपने इस तरीके से सीखा तो एक अच्छे डेवलपर बन नहीं बन पाएँगे। देखिए कितनी ईज़ी तरीके से ये पूरा कोडिंग यहाँ पर इसने दे दिया है, ओके? तो हमें इस तरीके से कोडिंग नहीं राइट? तो रन करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये पूछ रहा है कि एंटर चॉइस, आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, पूछ रहा है। सपोज़ मैं 1 प्रेस करती हूँ, जैसे कि मुझे ऐड करना है, तो ये फर्स्ट नंबर पूछेगा। मैं करूँगी 20 और सेकंड नंबर 50, ऐसे ही आपको आउटपुट दे देगा। 3 + 50 70। देखिए आपने इसको क्या किया, ये पूरा एक जनरेटिव एआई का यूज़ करके आपने इस कोड को यहाँ पर लिखा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपके सेल्स में इस तरीके से नहीं आना है। इसलिए आप टूल्स में जाइए, सेटिंग्स में जाकर एआई असिस्टेंट्स में इसको अनचेक करें, बाकी के ये 2 चेक करके क्लोज़ कर दें। तो ये ऑफ हो जाएगा, आप ईज़िली यहाँ पर अपने खुद से सीख सकते हैं। ओके? तो ये था हमारा गूगल कोलैब का पूरा ओवरव्यू। ओके, प्रैक्टिकली देखने के बाद आपको गूगल कोलैब इंटरफ़ेस अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम पाइथन के सिलेबस की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि पाइथन सिलेबस में 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड की हूँ। जैसे कि फर्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट मैंने पाइथन बेसिक, पाइथन सॉरी पाइथन इंटरमीडिएट, पाइथन एडवांस और पाइथन प्रोडक्शन लेवल। तो मैंने अपने सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि मैं हमेशा जो है ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को। जैसे मैं पढ़ती हूँ ना वैसे ही मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स को उसी तरीके से समझाऊँ, क्योंकि एक वेल स्ट्रक्चर में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा ब्रेन उसको अच्छे से मेमोराइज़ करता है और उसको कभी हम नहीं भूल पाते। ओके, तो चलिए अब मैं पाइथन बेसिक्स में हम क्या-क्या पढ़ते हैं मैं आपको लिख के बताती हूँ। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। सेकंड हम देखेंगे वेरिएबल्स। थर्ड में हम देखेंगे टाइप कन्वर्शंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंट कंडीशंस। उसके बाद हम देखेंगे लाइब्रेरीज, बिल्ट इन फंक्शंस और ऑपरेटर्स। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इसको। तो ये पूरा हम बेसिक्स में कवर करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे इंटरमीडिएट लेवल पर। इंटरमीडिएट लेवल में हम पढ़ेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप। उसके बाद हम देखेंगे इफ़ कंडीशन, इसी के अंदर एल्स, एलिफ। ये भी देखेंगे, इसी के अंदर हम ब्रेक और कंटिन्यू भी इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा पाइथन इंटरमीडिएट में आता है फंक्शंस। फिर हम डिस्कस करेंगे लैम्डा फंक्शंस।
और हम देखेंगे मैप, फ़िल्टर, रिड्यूस। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंशंस, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, लिस्ट एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद हम देखेंगे रिकर्शन। तो ये पूरे हम इंटरमीडिएट लेवल में देखेंगे। और एडवांस लेवल जब बात आती है तो अब हम यहाँ पर फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट्स, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग, एक्सेप्शनल हैंडलिंग एंड देन हम पढ़ेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर हम देखेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट, सेल्फ, कंस्ट्रक्टर और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स जो है हम हमारे एडवांस लेवल में कंप्लीट करेंगे। और प्रोडक्शन लेवल में हम देखेंगे प्रोसेस क्या होता है, मल्टी प्रोसेस क्या होता है, थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, जॉइन, स्टार्ट, सारे हम देखेंगे। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे नमपाई लाइब्रेरीज के इसी के साथ हम देखते हैं नमपाई लाइब्रेरीज को। नमपाई लाइब्रेरीज, नमपाई लाइब्रेरीज, सॉरी पाइथन लाइब्रेरीज, नॉट पाइथन लाइब्रेरीज जैसे नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन। उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में जो भी फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं वो पूरा हम पढ़ेंगे। अगर आपने ये सारा सिलेबस जो बेसिक से एडवांस से प्रोडक्शन लेवल अलॉन्ग विद पाइथन लाइब्रेरीज और स्टैटिस्टिक्स आपने ये सारे सीख लिए, देन आप पाइथन में परफेक्ट हो जाओगे। ओके, तो ये था हमारा कंप्लीट सिलेबस। तो इंशाल्लाह हम टुमारो की क्लास में पढ़ेंगे, पाइथन बेसिक स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, टाइप कन्वर्शंस, प्रिंट कंडीशंस, ये पूरे उसी में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पूरा पाइथन सिलेबस समझा और मुझे उम्मीद है आपको ये सेशंस क्लियरली और हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आप सच में डेटा साइंस और एआई सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि हर नेक्स्ट क्लास और भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई डेटा साइंस और एआई सीखना चाहता है तो ऐसे फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जो भी हमने डिस्कस किए हैं, जो भी पाइथन सिलेबस मैंने आपको डिस्कस किया है, जैसे बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस और जो प्रोडक्शन लेवल, उसी के अंदर से मैं बेसिक जो पाइथन है उसमें से डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, बिल्ट इन फंक्शंस, ये सारे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।